हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम बीए प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बीए प्रोग्राम में हमारा सेमेस्टर 5th चल रहा है। और सेमेस्टर 5th की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, जो हमारी जीई कोर्स के अंतर्गत आती है, उसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज उस बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में आपने ये क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं। अगर नहीं देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो देख लीजिए। और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। ये जो हमारी बुक है, हमारी बुक का नाम है आधुनिक विश्व में जेंडर। ये हमारी बेसिकली बुक का नाम है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बुक से हम बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत इजी बुक है। अगर आपने अभी तक इस पूरे सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर और आप सभी इस पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने ही पढ़ाई है और पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाई है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर इन एग्ज़ाम, यानी हमें राइट कैसे करना है आंसर को एग्ज़ाम में, या किस तरह से हम अपने जो थॉट हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किस तरह से हमें आंसर लिखना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट देखिए, आपको क्या लिखना है। फर्स्ट आपको कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको परिचय देना है, यानी आप उस क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, या आप उस क्वेश्चन में क्या बताना चाहते हैं। उसमें 5 से 6 लाइन का परिचय आपको बेसिकली लिखना ही है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो टीचर्स को भी। और आपको हेडिंग भी डालनी है परिचय। एंड देन आपको उसके बाद में परिभाषाएं लिखनी है। अगर कोई विशेषज्ञों द्वारा या फिर कोई जो हमारे थिंकर्स होते हैं उनके द्वारा किसी ने भी आपको बुक में या आपके चैप्टर में परिभाषा दी गई है, तो आपको वो परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में आपको अपना मेन आंसर स्टार्ट करना है, जो कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 पॉइंट बना सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है आप उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको 4 से 5 लाइन का निष्कर्ष लिखना है, जो कि आपके एक अच्छे आंसर की पहचान होती है कि यही एक अच्छा आंसर है, यही इसका फॉर्मेट है अगर आप अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं। चलिए फिर इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पितृसत्ता और नारीवाद का वर्णन, यानी पितृसत्ता और नारीवाद क्या है, यही क्वेश्चन है आया है कि पितृसत्ता और नारीवाद के बारे में आपको बताना है। तो मेनली अब आप पहले तो परिचय देंगे कि पितृसत्ता और नारीवाद क्या है। परिचय में आप लिख सकते हैं कि पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता को मुखिया के रूप में माना जाता है, और जो घर है उसका मुखिया पिता होता है। और नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन है, और ये एक प्रकार की विचारधारा भी है, जो समाज में नारियों की अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करता है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इन दोनों को डिफाइन करने या इन दोनों की थोड़ी सी परिचय देने के बाद आप अपनी, अगर कोई परिभाषा आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पहला ही पॉइंट वाइज पॉइंट लिखनी है, जिसमें आप पितृसत्ता और नारीवाद का वर्णन डाल के हेडिंग आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि पितृसत्ता, हेडिंग बनाई पितृसत्ता। पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में बहुत लंबे समय से, यानी प्राचीन काल से समाज में देखी जा सकती है। इसके मुख्य जो हमारे उदाहरण हैं वो हमें वैदिक सभ्यता से मिलते हैं, जिसमें किसी भी पुरुष को स्त्री से ऊपर रखा जाता है, या परिवार का जो मुखिया होता है वो पुरुष को माना जाता है। और आने वाली पीढ़ी में भी पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है स्त्रियों के मुकाबले, यही पितृसत्ता कहलाती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नारीवाद। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन है, और यह एक प्रकार की विचारधारा भी है जो समाज में नारियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाती है और नारियों के अधिकारों की बात करता है नारीवाद। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं समाज में भूमिका में अंतर। अब देखिए, पितृसत्ता की वजह से समाज में जो भूमिका होती है उसमें भी अंतर देखा जा सकता है। किस तरह से
कि समाज की जो महिलाएं हैं उनको कम आंका जाता है समाज में और पुरुषों को ज़्यादा आंका जाता है। हर चीज़ के सेक्टर में आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं भी कार्य करने जाते हैं तो वहाँ जो पुरुष होंगे उनको ज़्यादा माना जाएगा और जो महिलाएं होंगी उनको कम आंका जाएगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसीलिए ये एक भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं। फिर शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्त्रियों को देखा जाए तो शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता कम दी जाती है पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों को ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा दी जाती है। अगर कोई पुरुष है वो नहीं पढ़ना चाहता, फिर भी उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको पुश करते हैं, नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और एक बार लड़की अगर गलती से भी कह दे कि मुझे नहीं पढ़ना, तो पेरेंट्स भी ये कह देते हैं बेटा ठीक है अब तुम घर पे बैठो, तुम सिर्फ चूल्हा चौका करो। यही चीज़ हम देख सकते हैं स्त्री और पुरुषों के बीच में अंतर। और अगर कोई लड़का है वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती पुश किया जाता है, नहीं तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और कोई स्त्री है जो बहुत अच्छी है पढ़ने में, फिर भी उन्हें कि नहीं अब तुम आफ्टर 12th नहीं पढ़ने देते। कितने लोग नहीं पढ़ने देते, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा की जो स्वतंत्रता है उसके बीच में हम अंतर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता। इसमें हम देख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, सामाजिक स्वतंत्रता होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें हम भेदभाव देख सकते हैं, स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव देख सकते हैं कि किस तरह से स्त्री और जो पुरुष हैं वो दोनों ही एक व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अलग अलग माने जाते हैं, अलग अलग उनकी स्वतंत्रता होती हैं और उन्हें अलग अलग ही आंका जाता है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, जिसकी वजह से समाज में जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किस तरह से हम सामाजिक परिवर्तनों को देख सकते हैं कि समाज जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो उनके बीच की जो खाई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन ही तो है। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अब आप चाहें तो इसके बाद में इन सारे पॉइंटों को डिफाइन करने के बाद में आप एक दो लाइन का निष्कर्ष लिख सकते हैं, जिसमें आप समाज के बारे में एक दो उदाहरण देकर और इसको ही ये सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में 3-4 लाइनें लिख सकते हैं, जो कि आपका निष्कर्ष में हो जाएगा। और यहाँ आपका पूरा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। और जो कि अगर आप पॉइंट वाइज इसी तरीके से हेडिंग बना के लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पितृसत्ता की अवधारणा और नारीवाद की अवधारणा किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। यानी पितृसत्ता और नारीवाद की जो अवधारणा है वो किस तरह समाज को प्रभावित करती है, इस बारे में हमें लिखना है। फर्स्ट आप पितृसत्ता और नारीवाद का थोड़ा सा इंट्रो लिख सकते हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, और यहाँ आप थोड़ा सा उसको परिभाषा करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख समाज पर पितृसत्ता और नारीवाद के प्रभाव, यानी जो हमारा समाज है उस पर क्या पितृसत्ता और नारीवाद के क्या क्या प्रभाव है, उसमें आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो सके और उसे अच्छे से डिफाइन कर सके। पहला आप लिख सकते हैं शक्ति और अधिकारों का विवरण। यानी पितृसत्ता और नारीवाद के अंतर्गत हमारी जो शक्ति है और जो हमारे अधिकार हैं उनको अलग अलग बांटा गया है और अलग अलग देखा गया है कि किस तरह से हम शक्ति और अधिकारों का विवरण कर सकते हैं, इस बात पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंगिक भूमिकाएं। यानी जो महिला और स्त्री की जो लैंगिक भूमिकाएं होती हैं उनको बताया गया है कि किस तरह से हम उनकी भूमिकाओं का वर्णन कर सकते हैं और किस तरह से उनकी भूमिकाओं को, दोनों की भूमिकाओं को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो स्त्री और पुरुष के जो बीच का भेदभाव है उसको कम किया जा सके। और नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संस्थाएं। यानी स्त्री और पुरुष की जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को बनाना, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करना और उन्हें बढ़ावा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो स्त्रियां हैं उनको आगे लेकर जाया जा सके और जो उनके अधिकार हैं उनको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक मूल्य और मान्यताएं। यानी जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं और जो उनकी मान्यताएं हैं उनको बढ़ाना चाहिए और हमारे समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है कि किस तरह से हम समाज में परिवर्तन लाएं और किस तरह से हम नई नई चीज़ों को ला सकते हैं। स्त्री और पुरुष के जो बीच की ये खाई है, जो ये अवधारणाएं हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं और दोनों के बीच में जो एक इक्वलिटी वाली बात होती है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विभाजन। यानी जो जिस तरह से हमारा समाज में विभाजन है उसको कम कर सकते हैं, उसको
को किस तरह से देखा जा सकता है, सामाजिक विभाजन होता है हमारे कार्यों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह हम सामाजिक विभाजन देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 6 पॉइंट है हमारा समाज के विकास में प्रभाव। यानी देखिए, जब भी स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव बढ़ता है और इन दोनों की टकराव होती है तो समाज का जो विकास होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी एक ही तबके को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेंगे और दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो समाज है वो विकास नहीं कर पाएगा, जिसका इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप चाहें तो इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं जो कि आपके पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही। यानी फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, इस पर आपको वर्णन करना है या फिर इसी के बारे में आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। अब उस योगदान को देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने अपना योगदान दिया और फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा इंट्रो लिख सकते हैं, यानी प्रस्तावना लिख सकते हैं, जिसमें आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक शुरू हुई, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाओं ने किस तरह से अपना योगदान दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि आपका आंसर अच्छा बनाने में पूरी आपकी हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रदर्शन और हड़तालें। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए गए थे, हड़तालों में भागीदारी ली गई थी, यानी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा हड़तालें भी की थी, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारा समानता के अधिकारों की मांग और योगदान। यानी जितने भी हमारे समानता के अधिकार होते हैं उनकी मांग करनी शुरू करी और उन अपने अधिकारों की मांग की और समानता के अधिकार और अपने योगदान को बढ़ाने का प्रयास किया। समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने अपने योगदान को बढ़ाया, जिसकी वजह से जो समाज में महिलाओं की स्थिति थी उसमें बदलाव आए। नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारी सरकार में भागीदारी। यानी जो हमारी क्रांतिकारी सरकार थी उसको ही भागीदारी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने भी अब अपने जो प्रयास थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए थे, इसलिए जो क्रांतिकारी सरकार थी उसकी भागीदारी में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट पॉइंट है नारीवादी विचारों का प्रसार। यानी जो हमारे नारीवादी विचार थे उनका प्रसार होने लगा, नारीवाद को बढ़ोतरी मिली। नारीवाद अब समाज के और विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका था क्योंकि इसने बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, नई कानूनी अधिकारों की मांग। यानी नारीवाद जितने भी फ्रांसीसी क्रांति के बाद में नए कानूनों के अधिकारों की मांग होने लगी कि महिलाओं को मताधिकार होना चाहिए, नए अधिकार होने चाहिए ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान लाया जा सके और महिलाओं को थोड़ा सा रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, महिला संगठन की स्थापना। यानी महिला संगठनों की स्थापना होने लगी, नए संगठन बनने लगे जिसमें महिलाओं की बात रखी जाती थी, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता था और आगे ले जाने का प्रयास किया जाता था। और आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि क्रांति के दौरान महिलाओं ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि सारे पुरुष जो थे वो क्रांति में थे, बट जो महिलाएं थी उन्होंने समाज में, दफ्तरों में काम करना शुरू किया। समाज की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार की आवश्यकता दिखने लगी और दोनों को समान अधिकार मिलने लगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सैलो की क्या भूमिका थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो सैलो था उसकी क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति में सैलो की भूमिका के कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं। मैडम डी स्टेल का सेल, मैडम रोलैंड का सेल। यानी हम इन दोनों के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो सैलो था उसकी क्या भूमिका थी। फर्स्ट आप सैलो के बारे में लिख सकते हैं कि सैलो क्या था। सैलो एक प्रकार की बैठक थी जो फ्रांस की महिलाओं द्वारा की जाती थी, जो उच्च वर्ग की होती थी, और वो ये रात के समय होता था जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, अपनी बातचीत करती थी, अपने विचारों को रखती थी, जो एक तरह से मंच प्रदान करता था महिलाओं को अपने विचारों, अपनी सोच को प्रकट करने के लिए। ठीक है,
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सैलो की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सैलो ने महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया, क्योंकि सैलो जो था वो एक महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली बैठक थी, क्योंकि उसमें सारी महिलाएं इकट्ठा होती थी और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे मोर्चों पर वो बातें करती थी, उन पर अपने विचार विमर्श करती थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक चर्चा। महिलाओं द्वारा इस बैठक में राजनीतिक चर्चा की जाती थी कि किस तरह से राजनीति में उथल पुथल हो रही है, किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस बात पर भी सैलो में चर्चा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, यानी सैलो में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होता था, क्योंकि इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने और उनके अधिकारों की बात की जाती थी, जो क्रांतिकारी रूप भी उन्होंने लिया, इसीलिए क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लगा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं क्रांतिकारी सरकार में भागीदारी, यानी जो हमारी क्रांतिकारी सरकार थी उसने भी इसमें भागीदारी करनी शुरू कर दी और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस तरह से एक महिलाओं को आगे लाने के लिए और फ्रांस में बदलाव के लिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शिक्षा और साहित्य में योगदान, यानी ये जो सैलो था इसने शिक्षा और साहित्य में योगदान दिया, शिक्षा को बढ़ोतरी दी, महिलाओं के लिए शिक्षा में बढ़ोतरी की और साहित्य में भी बढ़ोतरी की। इसकी वजह से कई साहित्यों में बढ़ोतरी हुई, नए नए साहित्य निकले और नई नई चीज़ों का उदय हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं नई आर्थिक सिद्धांतों का समर्थन, यानी जो नई नई आर्थिक सिद्धांत आ रहे थे सैलो ने उन सभी का समर्थन किया, क्योंकि पुराने जो आर्थिक सिद्धांत थे उसमें कहीं भी महिलाओं की कोई स्थिति थी ही नहीं, इसीलिए सैलो ने नई आर्थिक सिद्धांतों का समर्थन किया। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं नई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग, यानी सैलो द्वारा नई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग की, जिसकी वजह से महिलाओं की भूमिका में वृद्धि की जा सके और महिलाओं की जो भूमिका है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है रंग भेद का अश्वेत महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो रंग भेद था उसका अश्वेत महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, हम उसको देखने वाले हैं। रंग भेद का अश्वेत महिलाओं पर प्रभाव, कि रंग भेद क्या है आप इसको लिख सकते हैं आपकी प्रस्तावना में, कि रंग भेद क्या है, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है वो कहलाया जाता है। और अश्वेत महिलाओं पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिन्हें छुआ नहीं जाता था, जिन्हें बिल्कुल नीचे माना जाता था, वो अश्वेत महिलाएं होती थी। अब इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार, यानी जितनी भी हमारी अश्वेत महिलाएं थीं उनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहिष्कार किया जाता था, जो कि गलत था, इसके बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा आर्थिक असमानता, यानी महिलाओं के साथ जो अश्वेत महिलाएं थीं उनके साथ आर्थिक असमानता भी देखी जा सकती थी। बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक असमानताएं थीं समाज में, जो उन्हें आर्थिक रूप में पीछे ले जाने का कार्य करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं शैक्षिक भेदभाव, यानी इन महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव तो था ही था, इसके साथ साथ में शैक्षिक भेदभाव भी था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सामाजिक हिंसा, यानी इन महिलाओं को सामाजिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता था, इनके पुरुषों द्वारा या आस पड़ोस के लोगों द्वारा हिंसा की जाती थी इन लोगों के साथ में। इनके जो पुरुष होते थे इन स्त्रियों के, वो इन्हें मारा पीटा करते थे, जो कि एक सामाजिक हिंसा का रूप ले लेते हैं और समाज भी इस बारे में कोई रिएक्ट नहीं करते थे, जैसे पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है महिलाओं को मारना, ऐसा रिएक्ट करते थे, कोई बात नहीं, बट वो चीज़ गलत है, तो इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य समस्याएं। अब देखिए ये अश्वेत महिलाएं थी तो इन्हें अच्छी सुविधा भी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से इन्हें स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती थी, बहुत ज़्यादा इन्हें नई नई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती थी। इसके चलते हुए भी इन्हें अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं किया जाता था, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं समाज में आंदोलन और समानता की कमी, यानी समाज में कोई भी इनके लिए आंदोलन नहीं चलाता था, न ही इनके लिए समानता थी, यानी इन्हें समानता की कमी थी, इनके लिए कोई भी इन्हें समान मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जो कि गलत था। महिलाओं होकर भी अगर आप
एक महिला हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती हैं कि उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ को लेकर। हर चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था, जो आज आपको फ्री में मिल जाती है उसके लिए पता नहीं उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी महिला के जीवन में। उसे समान अधिकार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे जो ये भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। ओके, एंड फॉर मोर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉगर के साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई भी इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर पाएँ। और जाने से पहले अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, जो आपको प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा और बस आपको डाउनलोड करना है। तो आप फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जो कि आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को करते हैं बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।